नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 65 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बैसिलाई एंड डी ट्रिपनोमा पैलिडम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वायरस। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें वायरस एक ऐसा कारक है जिससे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, जबकि बैक्टीरिया से होने वाली मेनिंजाइटिस होती है इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं और इसमें कल्चर टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये अंतर होता है वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following medications is used to treat patients with status epilepticus? स्टेटस एपिलेप्टिकस के रोगियों को उपचार हेतु कौन सी मेडिकेशन दी जाती है? ए कार्बामाजेपिन, बी बेंजोडाइजेपिन्स, सी वेलप्रोएट्स एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टेटस एपिलेप्टिकस के रोगियों को जो उपचार में मेडिसिन दी जाती है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंजोडाइजेपिन्स, और इसके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं लोराजिपाम एंड डाइजिपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एन आई एग्जामिनेशन व्हाट एडवाइस शुड द नर्स गिव टू द पर्सन? आंखों की जांच के बाद नर्स द्वारा व्यक्ति को सलाह दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए डू नॉट रीड फॉर 2 आवर्स, बी सनग्लासेस शुड बी यूज्ड ड्यू टू लाइट सेंसिटिविटी, C. Eyes may become red, and D. A computer can be used for 6 hours. आई एग्जामिनेशन के बाद जो सलाह दी जाती है यह होती है डू नॉट रीड फॉर 2 आवर्स, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। आफ्टर एन आई एग्जाम रेस्ट इज एडवाइज्ड टू रिड्यूस आई स्ट्रेन एंड अलाउ द पीपल टू नॉर्मलाइज पोस्ट डायलेशन। आंखों की जांच के बाद आंखों को आराम देना जरूरी होता है जिससे डायलेशन के बाद पुतलियां सामान्य हो सकें और आंखों पर जोर ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस दैट इज कॉल्ड सेप्टिक मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का कारण है ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बैसिलाई एंड डी ट्रिपनोमा पैलिडम। तो यहां पर बात हो रही है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की, जिसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, और इसका कारण होता है बैक्टीरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पायोजेनिक और सेप्टिक मेनिंजाइटिस इज मोस्टली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और नीसरी मेनिंजाइटिस। तो इसमें जो पायोजेनिक और सेप्टिक मेनिंजाइटिस का प्रमुख कारण होता है यह बैक्टीरिया आपके सामने दिया गया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और नीसरी मेनिंजाइटिस। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फुल वॉल्यूम बट रैपिडली कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज। पूर्ण मात्रा लेकिन तेजी से गिरने वाली नाड़ी को कहा जाता है। ए डाइक्रोटिक पल्स, वी वाटर हैमर पल्स, सी वाइजेमिनल पल्स एंड डी बॉन्डिंग पल्स। इस प्रकार की नाड़ी को जिसमें फुल वॉल्यूम हो लेकिन वह रैपिडली कोलैप्स कर रही है तो इसको कहा जाता है वाटर हैमर पल्स, इसलिए बी ऑप्शन सही है। वाटर हैमर पल्स इज सीन इन एओर्टिक रिगरगिटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए फोर्सफुल एंड रैपिडली कोलैप्सिंग पल्स। तो यहां पर जिस कंडीशन में इस प्रकार की पल्स देखने को मिलती है उसका नाम है एओर्टिक रिगरगिटेशन। तो इसमें जो तेज और शीघ्र गिरने वाली यह पल्स होती है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नर्सिंग में पूछा गया जीएस से संबंधित क्वेश्चन है ये। ए प्रेसिडेंट, बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डी वाइस प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन पार्लियामेंट व्हाट डज पार्लियामेंट रिफर टू? संसद में संसद से क्या तात्पर्य है?
ए लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, बी लोकसभा एंड राज्यसभा, सी लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, डी लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो संसद का अर्थ होता है जिसमें लोकसभा भी हो, राज्यसभा भी हो और राष्ट्रपति हो। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू whom डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ए प्राइम मिनिस्टर, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्रेसिडेंट एंड डी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा ये देते हैं राष्ट्रपति को, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ग्रुप्स हैज ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी एज साइड इफेक्ट्स? निम्न में से किस समूह की दवा का साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी तथा नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है? ऑप्शन ए एमाइलो ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी सल्फोनामाइड्स एंड ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइसिन। तो यहां पर ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी का जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है यह मिलता है एमाइनो ग्लाइकोसाइड जैसे कि जेंटामाइसिन। इसलिए यहां का ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन यहां पर सही, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एमाइनो ग्लाइकोसाइड फॉर एग्जाम्पल जेंटामाइसिन आर ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। These are features of acute hypervitaminosis of which vitamin? Headache, vomiting, vertigo, diplopia and skin discomation। हेडेक, वॉमिटिंग, वर्टिगो, डिप्लोपिया और स्किन डिस्कॉमेशन किस एक्यूट हाइपरविटामिनोसिस की विशेषताएं हैं? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी एंड डी विटामिन डी। तो यहां पर हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी विटामिन जो फैट सॉल्युबल होती हैं हमारे शरीर में स्टोर हो जाती हैं जब इनको अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो हाइपरविटामिनोसिस से संबंधित कंडीशन है विटामिन ए की कंडीशन है, इसलिए ए ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही होगा। विटामिन ए के कारण जो प्रॉब्लम होती है हेडेक, वॉमिटिंग, वर्टिगो और डिप्लोपिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वर्न्स पेशेंट? वर्ण पेशेंट में डेथ का लीडिंग कॉज क्या है? ए इन्फेक्शन, बी हैमरेज, सी रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज एंड डी हाइपोथर्मिया। तो अधिकांश केस में जो जले हुए पेशेंट होते हैं इनमें इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण डेथ होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबिन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द पेटेंसी ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर? किसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट किया जाता है? ए यूरिथ्रा, बी फैलोपियन ट्यूब्स, सी एक्सटर्नल ईयर एंड डी नन ऑफ एबव। तो यहां पर जब बात होती है रूबिन टेस्ट की तो रूबिन टेस्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक करने के लिए और यह देखा जाता है कहीं ये फैलोपियन ट्यूब्स कहीं पर बंद तो नहीं है। तो इसके लिए जो टेस्ट करते हैं यह होता है रूबिन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच आईवी फ्लूइड्स appropriate for treating hypovolemia और fluid volume deficit? हाइपोवॉलेमिया अथवा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की स्थिति में ट्रीट करने के लिए उपयुक्त आईवी फ्लूइड क्या है? ए नॉर्मल सलाइन, बी हाइपोटोनिक सलाइन, सी हाइपरटोनिक सलाइन एंड डी डेक्सट्रोज 10% सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन। हाइपोवॉलेमिया फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के उपचार में सामान्य सलाइन दैट इज कॉल्ड 0.9% NaCl उपयुक्त होता है। इसका कारण क्या है? यह आइसोटोनिक फ्लूइड है जो प्लाज्मा वॉल्यूम को तेजी से बढ़ाता है और ब्लड प्रवाह में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ट्रैकियोस्टमी सक्शनिंग?
ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? ए 1 to 2 मिनट, बी 1 to 2 सेकेंड्स, सी 3 to 5 सेकेंड एंड डी 10 to 15 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग के लिए अधिकतम समय सीमा होती है 10 से 15 सेकेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। If a patient is receiving high dose of IV Lasix, the nurse should observe for। यदि किसी रोगी को हाई डोज IV Lasix दिया जा रहा है तो नर्स को किसके लिए ऑब्जर्व करना चाहिए? ए ब्लरिंग ऑफ विजन, बी टेनाइटस, सी मेंटल कंफ्यूजन एंड डी स्लर्ड स्पीच। IV Lasix का जो साइड इफेक्ट होता है यह होता है टेनाइटिस, कान में घंटी बजना, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। टेनाइटिस इज एन अर्ली साइन ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी विथ हाई डोज लैसिक्स। हाई डोज लैसिक्स से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। टेनाइटिस इसका पहला संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What is the most important nursing intervention for a patient with acute pancreatitis? Acute pancreatitis के मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? ए मेंटेन प्रॉपर पोजिशनिंग, बी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना, सी स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन करना, डी एम्बुलेशन में मदद करना। सही आंसर होगा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के मरीज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग इंटरवेंशन है यह है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Acute pancreatitis triggers severe inflammation leading to A1 massive fluid shift, 2 vomiting या diarrhea that is dehydration एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो यहां पर जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के मरीज में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें वॉमिटिंग डायरिया हो सकता है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा एंड फोर्थ इसमें पॉइंट है रिस्क ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक और एंड ऑर्गन फेल्यूर। तो ये सारी जो समस्या हैं यह सभी समस्याएं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन अननोन फीमेल, इफ a 30-year-old male develops a penile cancer ulcer due to syphilis, when will it appear? यदि 30 वर्ष के पुरुष को अननोन महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेनिस पर अल्सर हो जाता है और यह सिफिलिस का अल्सर है तो अल्सर कितने समय में अपीयर होगा? ए 1 वीक, बी 2 वीक्स, सी 3 वीक्स एंड डी 4 वीक्स। नॉर्मली सिफिलिस का जो प्राइमरी सिम्टम्स देखने को मिलता है यह मिलता है 3 सप्ताह में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 3 सप्ताह होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। The incubation period for syphilis, the time between infection and the appearance of the first symptom, is typically 3 to 4 weeks, 21 days. What can range from 10 to 90 days. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह 10 से 90 दिन भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन सामान्य तौर पर नॉर्मली यह 3 से 4 सप्ताह माना गया है। तो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज हो गया और 10 से 90 दिन ये एवरेज रेंज हो सकती है। इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली इन्फेक्टिंग अ पर्सन कैन इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली सिम्टम्स अपीयर। तो कितना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा हो यह असर करते हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वह कम होगा या वह जल्दी होगा या देर से होगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अटेन्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ए 1-year-old चाइल्ड?
1 वर्ष की आयु में बच्चे में निम्न में से कौन सा विकास नहीं होता है? ए ऑप्शन है यहां पर ए 12 टीथ, बी 10 kg वेट, सी पिंसर ग्रिप एंड डी वॉकिंग। 1 वर्ष की आयु में बच्चे में इनमें से कौन सा विकास नहीं होता है? तो यह होता है 12 टीथ। शेष ये सभी विकास बच्चे में हो जाते हैं 1 वर्ष तक के बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मसल एडिंग इन रेस्पिरेशन? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया श्वसन की सहायक मानी नहीं जाती है? ए इंटरकॉस्टल मसल, बी डायाफ्राम, सी माउथ मसल्स एंड डी एब्डोमिनल मसल्स। यहां पर जो मांसपेशियों की बात हो रही है, एक मांसपेशी ऐसी है जो कि श्वसन में सहायता नहीं करती है और वह है माउथ मसल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स, ये सभी जो मसल्स होती हैं यह श्वसन की क्रिया में सहायक मानी जाती हैं। मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, that is diaphragm, intercostal muscles, abdominal muscles. Mouth muscles not involved in respiration. So the correct answer is option C. Next question. Question number 20. Which of the following is not included in ABCD management? निम्न में से कौन सा ABCD प्रक्रिया का भाग नहीं है? ए एयरवे ओपनिंग, बी ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन एंड डी गिविंग वॉइस। तो ABCD प्रक्रिया का भाग नहीं है, यह है गिविंग वॉइस या आवाज देना। शेष ये सभी यहां पर ऑप्शन सही हैं। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गिविंग वॉइस इज नॉट पार्ट ऑफ ABCD सीक्वेंस विच इंक्लूड एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी। ABCD में ए का अर्थ होता है एयरवे, बी का होता है ब्रीदिंग, सी का होता है सर्कुलेशन एंड डी डिसेबिलिटी होता है। आवाज देना इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड रिसीव द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? एट बर्थ, एट 10 months, एट 15 months, एट 6 years। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एट बर्थ।